ये क्लास रिकॉर्डिंग रहती है, आप जब चाहे इसको और एक बार दोबारा से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। एपी का थोड़े अप्लाइड क्वेश्चंस जैसा कि सर ने भेजे थे, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एपी के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक आना जरूरी है। तो बेसिक में क्या क्या यहाँ पे रहता है, देखिए बेसिक में यहाँ पे रहता है फर्स्ट फॉर्मूलेज आपको आना जरूरी है। एपी की जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलेज हैं उसको आप इकट्ठा करें, एक जगह लिखें और उसको प्रैक्टिस करते रहे। तो फर्स्ट बेसिक में फॉर्मूलेज आना। तो फॉर्मूलेज यहाँ पे एपी में कितने हैं टोटल, वहाँ पे ए एन का फॉर्मूला है फर्स्ट शुरू से। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए जो है फर्स्ट टर्म और डी है कॉमन डिफरेंस, ये आपको मालूम होगा। और डी के लिए हम कैसे लिखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरीके से लिखते हैं। और डी इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसा भी लिखते हैं। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस वहां पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी डी होता है। और ए इज नथिंग बट ए इज द फर्स्ट टर्म, जो एपी का जो शुरू का जो नंबर आता है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ए। नेक्स्ट दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है, सो वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम बोलते हैं एस एन फॉर्मूला। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स को भी आने वाला और ये 4 मार्क्स में भी आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तीसरा जो फॉर्मूला है और एक एस एन का फॉर्मूला है, जहां पर आपको एन बाई टू ए प्लस थोड़े वक्त में एल भी लेते हैं और थोड़े वक्त में ए एन भी लेते हैं। सो एन बाई टू ए प्लस एल, या फिर ऐसा भी लिखते हैं थोड़ी टाइम में एन बाई टू ए प्लस ए एन भी लिखते हैं, ए प्लस ए एन भी लिखते हैं। तो ये थर्ड फार्मूला है एपी का। फोर्थ फार्मूला जो है एपी में, सो दैट इज ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। सो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां पे 1 मार्क्स में या फिर मल्टीपल चॉइस में आपको ए वहां पे पूछ लेता है इस पर। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो ये 4 फॉर्मूलेज एपी में आने वाले हैं, आपको थोड़ा इसे याद रखना है। और अब क्या करेंगे, इसका शुरुआत से एकदम बेसिक शुरू करेंगे और फिर बाद में अप्लाइड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तक वहां पे जाएंगे। तो शुरुआत में यहाँ पे आपको 4 मार्क्स में डिफिकल्टीज कहाँ होती है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मेरे ख्याल से आपका जवाब ये होगा 4 मार्क्स में, सर कब हमें ए एन फॉर्मूला लेना है, कब हमें एस एन का फॉर्मूला लेना है। ये फर्स्ट डिफिकल्टीज, यानी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कब हम ए एन का फॉर्मूला लेना है, कब हम एस एन का फॉर्मूला लेना है। यहाँ पे सबसे पहला डाउट हम इसको क्लियर करेंगे, कब हम ए एन लेना है, कब हम एस एन लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ए याद रखना है। सेकंड पॉइंट, एपी में क्या इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉर्मूलेज में, दूसरे ए एन और एस एन का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ए में क्या इंपॉर्टेंट है, तो 4 मार्क्स के लिए, तो ए में 4 मार्क्स के लिए तो फर्स्ट पॉइंट इज आपको ए और डी मालूम करना है। तो 4 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको यही ढूंढना है 4 मार्क्स में, यही फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है। अगर एक बार आप ए और डी फाइंड आउट कर दिए, या तो ए और डी आपको मिल गया या ए और डी आपको वहां पे मालूम पड़ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं। तो पहला आप एपी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ए और डी है, हमारे पास ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी लिख सकते हैं। एपी आराम से बगैर टेंशन के, बगैर डरे के आप क्या कर सकते हैं, एपी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एनी टर्म मालूम कर सकते हैं, एनी टर्म। यानी एनी टर्म से मुराद क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनी टर्म मीन्स यहाँ पे आप A5 मालूम कर सकते हैं, A6 भी मालूम कर सकते हैं, A10 मालूम कर सकते हैं, A21 मालूम कर सकते हैं, A100 मालूम कर सकते हैं। आप जो चाहे वो टर्म मालूम कर सकते हैं। कब, जब आपके पास A और D हो, A और D हो। अब यहाँ पे सवाल यहाँ ये उठता है, A और D कैसा मालूम करना सर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैं आपको बेसिक बताऊंगा, वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है,
तो एपी में अगर मालूम करना है, तो एपी अगर फाइंड आउट करना है 4 मार्क्स के लिए, तो आपको ए और डी सबसे पहले मालूम करना है। अगर ए और डी मालूम होगा तो आप जो चाहे ओपी एपी लिख सकते हैं, या फिर दूसरा जो चाहे वो टर्म एनी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तीसरा सम ऑफ टर्म मालूम कर सकता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मालूम कर सकता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स मालूम कर सकता है। तो यहाँ पे तीसरे में जो बात यहाँ पे कही जा रही है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म से मुराद यहाँ पे थर्ड वन वो है एसएन। एसएन यानी आप S6 मालूम कर सकते हैं, S20 मालूम कर सकते हैं, S25 मालूम कर सकते हैं, S31 मालूम कर सकते हैं, S100 मालूम कर सकते हैं। अब जो चाहे वो टर्म यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। एक सेकंड। ओके, तो कोई भी रुकन यहाँ पे कोई भी सम, कोई भी नंबर्स का सम हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। कब? अगर हमारे पास ए और डी आपके पास है, या आप फाइंड आउट करे हैं, या आपके पास यहाँ पे मिल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? तीसरा एनी टर्म मालूम कर सकते हैं, एनी टर्म। ठीक है, तो कम से कम ए और डी से हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं? एपी मालूम कर सकते हैं, एनी टर्म मालूम कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मालूम कर सकते हैं। तो पूरा जो 4 मार्क्स का जो खेल है, 4 मार्क्स का जो प्रॉब्लम है, वो किस पर टिका है पता है? इसी में से कोई एक या दो पूछ सकता है। या तो फाइंड राइट द एपी पूछ सकता है, राइट द प्रोग्रेशन पूछ सकता है, या तो फिर राइट कोई भी एक टर्म पूछ सकता है, राइट 21 टर्म, राइट 20 टर्म, राइट 25 टर्म, राइट 31 टर्म, कोई भी पूछ सकता है। एंड या फिर ऐसा पूछ सकता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 29 टर्म्स। तो यहाँ पे जब कभी भी सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे जो मैं बात बोल रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट की, वहां पे जब भी अगर आता है सम ऑफ फर्स्ट, तो हम कंपल्सरी वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये छोटा सा हिंट है, छोटा सा हिंट है। अगर वहां पे सिर्फ इतना पूछा है, 22nd टर्म पूछा है, या 7th टर्म पूछा है, 7th टर्म पूछा है, तो तब हम क्या करेंगे? A7 लेंगे। क्या करेंगे? A7 लेंगे। अगर वहां पे ए पूछा है सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स पूछा है, तो तब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? S7 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? S7 का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट यहाँ पे चेंज होता है, 7 टर्म, 10 टर्म, 21 टर्म, 30 टर्म, 35 टर्म्स, 50 टर्म्स, कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। जी, मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है? अगर आपको बात क्लियर हो रही है तो वहां पे थोड़ा थंब इंप्रेशन वगैरह है वहां से आप थंब इंप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वहां पे देखिए कहाँ पर भी एक जगह मिलता है आपको, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा उसमें मुझे ये देंगे, रेस्पॉन्स देंगे, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा फिर। ओके जी, कहा क्लियर होगी बात मेरे यहाँ पे? जी, थोड़ा रेस्पॉन्स करिए, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, या तो फिर वहां पे क्या करेंगे? जी हाँ, चलिए। तो सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पे एसएन लेना है, और यहाँ पे सिर्फ एनी टर्म, 7th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 20th टर्म पूछता है, तो तब वहां पे ए लेंगे। बस यही डिफरेंस है एन और एसएन में, जिस स्टार्टिंग में बात बताया था, कब आपको एन लेना है, कब आपको एसएन लेना है, तो यहीं पर आप गौर करना है। ठीक, अगर आप यही इसी को अगर गौर करेंगे, यहीं पे अगर थोड़ा सोचेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे सवाल को 1 या 2 बार, तो वहां पे आराम से आप उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहीं पे थोड़ा बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट कंफ्यूजन, कि वहां पे आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं? क्या आप एन का फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, या फिर क्या आप एसएन का फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं? यही डाउट्स बहुत से स्टूडेंट्स को रहता है, यहीं से गलती होने की चांसेस है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा।
तो फर्स्ट जो एपी में जो बेसिक नॉलेज मैं आपको दिया हूँ, बेसिक जो बातें बतानी थी मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो एपी में आपको क्या याद रखना है, 4 फार्मूलेज आपको याद रखना है। 4 फार्मूलेज, कौन सा फार्मूला कब कैसा अप्लाई होता है पता नहीं चलता, इसीलिए 4 फार्मूलेज यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट यहाँ पे एन और एस एन में कब डिफरेंस करता है, जब कभी वहां पे सवाल में सम ऑफ फर्स्ट बोल के आता है तो वहां पे एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करता है। और कोई भी वहां पे सिर्फ टर्म पूछता है, टर्म 7th टर्म 8th टर्म 9th टर्म पूछता है, तो तब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ए एन का फॉर्मूला लेता है, ए एन लेता है। ठीक है, तो ये सेकंड बेसिक चीजें थी। इसके बाद में एक और बेसिक चीज यहाँ पे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक पार्ट है 4 मार्क्स का, एक पार्ट है। अगर आप एग्जाम में उतना भी लिखते हैं तो आपको मैं समझता हूँ 2-3 मार्क्स आराम से वहां पे मिल जाते हैं। तो वहां पे क्या है, कन्वर्शन इंपॉर्टेंट है। कन्वर्शन इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्शन मीन्स क्या सर, आप क्या बोलना चाह रहे हैं कन्वर्शन में? कन्वर्शन इज नथिंग बट, अगर वहां पे अगर सवाल ऐसा आता है A7 बोल के आता है, A7 मीन्स 7th टर्म बोल के आता है, 7th टर्म बोल के आया तो हम क्या लिखते हैं उसको, A7 लिखते हैं। 7th टर्म बोल के आया तो A7 लिखते हैं। तो आप A7 को हमें क्या करना है, कंपलसरी ए और डी में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी जानते होंगे ए और डी में कैसा कन्वर्ट करता है, A+6D, मतलब यहाँ पे 7 रहा तो उससे कम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे A+6D होता है। सो A+6D अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा टर्म है, 7th टर्म है। अब अगर उसी तरीके से मैं यहाँ पे 11th टर्म लिखा हूँ या 11th टर्म यहाँ पे लिखा हूँ, तो इसको हम ए और डी में कैसा कन्वर्ट करना है, A+10D में कन्वर्ट करना है। अब जो मैं यहाँ पे बातें बोल रहा हूँ, सो दिस इज वन पार्ट ऑफ ए सम, वहां पे जो एग्जाम्पल्स का एक हिस्सा है वो। अगर यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया, यहाँ पे आपको डॉट समझ में आ गया, डॉट यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो समझ लीजिए 4 मार्क्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपके लिए पूरी यहाँ पे छोटा इजाजत है, आप आराम से पूछ सकते हैं जी। तो यहाँ पे A11 के लिए हम कैसे लिखेंगे, A+10D लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे A15 अगर मुझे मालूम करना है तो A और D में कैसा कन्वर्ट करेंगे, A+14D, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो यहाँ से एक यहाँ पे कम कर लेंगे, तो A+15D यहाँ पे A+14D यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको कन्वर्शन याद रहेगा, आपको बेहद याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट इसमें थर्ड जो 4th पॉइंट जो है वो वहां पे कभी भी एग्जाम में टाइम्स बोल के आता है, टाइम्स बोल के आया तो इसका मतलब वहां पे आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। टाइम्स बोल के आता है मतलब ट्वाइस बोल के आया, ट्वाइस बोल के आता है तो आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स बोल के आया, 3 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, 3 से वहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में 4 टाइम्स बोल के आता है तो आप वहां पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब कोई भी टाइम्स बोल के आया, सो दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब उसी के साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है, सो दैट इज मोर देन। मोर देन जब भी आता है तो वहां पे आप क्या करेंगे, कंपल्सरी वहां पे प्लस कर लेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स की जो सवाल है वो इसी पर बेस रहता है। तो कभी टाइम्स आता है, कभी मोर देन आता है, कभी ट्वाइस आता है, या कभी रेशियो बोल के आता है, वहां पर वो भी बताऊंगा आप इंशाल्लाह। तो मोर देन की जब बात होती है, तो जब कभी मोर देन की बात होती है तो वहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वहां पे अगर एग्जाम में देख लिए ऐसा इस तरीके से अगर आ जाता है, 3 मोर देन बोल के आता है, 3 मोर देन बोल के आता है, तो तब हम क्या करेंगे, 3 प्लस ऐड करेंगे, हम 3 प्लस करेंगे। ठीक है, अगर वहां पे 7 मोर देन बोल के आता है, 7 मोर देन बोल के आता है सवाल में, तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस लिखेंगे। अगर वहां पे 10 मोर देन बोल के आता है तो हम वहां पे क्या करना है, इसे 10 प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको बेसिक याद रखना है। और साथ साथ लास्ट में जो रेशियो बोल के आता है, रेशियोज बोल के अभी तक पूछा नहीं लेकिन फिर भी एग्जाम में आने के चांसेस है, इसी भी थोड़ा याद रख लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो आप जब फर्स्ट पीयूसी सेकंड पीयूसी जाएंगे साइंस के लिए, वहां पे ये चीज आपको यूज होगी। तो रेशियोज यानी क्या है, यहाँ पे रेशियोज यानी इसको बोलते हैं डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे थर्ड रेशियो, थर्ड टर्म टू द 4th टर्म रेशियो पूछा है, थर्ड रेशियो या 4th रेशियो इस तरीके से पूछता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, थर्ड डिवाइड बाय 4th करेंगे। रेशियो अगर पूछा इस तरीके से तो थर्ड डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो रेशियो बोल के आया तो इसका मतलब वहां पे आप क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवाइडेड बाय करना है।
ठीक है, ये आपको इतना यहाँ पे याद रखने की बेहद जरूरी बातें मैं जो बताया हूँ, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। रेशियो मीन्स डिवीजन, मोर देन मीन्स प्लस करेंगे, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, और कन्वर्शन में आप यहाँ पे कोई भी टर्म है तो उसको a प्लस डी और यहाँ पे इस तरीके से है। अब कन्वर्शन में एक और कन्वर्शन यहाँ पे आता है। चलिए सर आप an का तो कन्वर्शन बताए, मतलब a7 आया तो यहाँ पे इस तरीके से करना है, a6 आया तो इस तरीके से करना है, a15 आया तो इस तरीके से करना है। अगर आपके माइंड में सवाल भी आ रहा होगा सर एग्जाम में अगर बाई चांस यहाँ पे a7 पूछ लेता है या 7 पूछ लेता है तो इसको a और d में कैसा कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से हो जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद रखना है। अब एग्जाम में सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दे रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दे रहा है, तो उसको हम ए और डी में कैसा कन्वर्ट करना, देखिए तो यहाँ पे टैली करना है दोनों को। यहाँ पे एस है, एस है, एन की जगह यहाँ पे कितना है 7 है, तो यहाँ कहाँ पर भी एन है तो वहां पे 7 रखेंगे। 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का जैसा है वैसा रखेंगे। ठीक है, सो 7 बाई 2 और यहाँ पे 2a प्लस 7 माइनस 1 6d, यहाँ पे इस तरीके से आपको कन्वर्ट होके आ जाता है। तो ये किसका कन्वर्शन है, S7 का, मीन सम ऑफ। ये कैसा मालूम पड़ता है सर एग्जाम में, क्वेश्चन में ऐसा आता है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स बोल के आता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स बोल के आया तो आप समझना है कि ये S7 है, और S7 को आप क्या करेंगे, ए और डी में ऐसा कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में यहाँ एक और एग्जांपल यहाँ आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, देखिए अगर यहाँ पे ऐसा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स है, तो इसको ए और डी में कैसा कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है, कैसा लिखना है, S20, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट है इसीलिए, और यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे S20 लिखना है, इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए और डी में कन्वर्ट करेंगे। कैसा करना है, n बाई 2 यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे हो जाता है, 20 डिवाइड बाई 2 2a प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n की जगह क्या होगा 20 माइनस 1, और यहाँ पे d की जगह एज इट इज वैसा ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पे a डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे क्यों नहीं किया सर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं होता तो उसे वैसा ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे डिवाइड होता है तो यहाँ पे डिवाइड करना है, 20 का हाफ यहाँ पे कितना होता है 10 होता है, और यहाँ पे 2a प्लस टोटल कितना होता है 19d होता है। तो ये क्या होगा, S20 को a और d में यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं, ए और डी में यहाँ पे कन्वर्ट किए। तो मैं समझता हूँ जो बातें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ये जो बातें हैं छोटी छोटी बातें हैं, हम आगे क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ऐसा है, इमारत मुझे बनना है, इमारत मुझे बनाना है, ये बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए जो जो चीजें हमको जरूरी है वो पहला हम क्या करते हैं इकट्ठा करके रखते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं बिल्डिंग को बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रहा हूँ, जो बेसिक पॉइंट है उसको पहला मैं बता रहा हूँ, फिर तमाम पॉइंट्स को लेकर हम क्या करेंगे, पूरे 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है आप वहां से पूछ सकते हैं, अगर आ रही है तो हम फिर क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म दिया है, तो उसको हम ए और डी में इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में सिर्फ इतना पूछता है 20 टर्म पूछता है, तो इसी कैसा कौन सा ए एन लेंगे एस एन लेंगे, तो मुझे आप बताइए ए एन लेना है यहाँ पे एस एन लेना है। द 20 टर्म ऑफ एपी इज ऐसा पूछता है, तो आप कौन सा वहां पे अप्लाई करने वाले हैं, ए एन या एस एन। तो वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि एस एन लेना है या ए एन लेना है। जी बोलिए क्या लेंगे, ए एन, जी वेरी गुड, ए एन, जी वेरी गुड, ए एन लेंगे क्योंकि A20 यहाँ पे ले लेंगे। तो A20, तो A20 को हम A20 को ए और डी में कैसा कन्वर्ट करेंगे, a प्लस 19d, अगर आप ये कन्वर्शन करेंगे 4 मार्क्स में तो आपको वहां पे शुरुआत के पहले जो 1 मार्क्स है वो आपको आराम से मिल जाता है 1 मार्क्स। तो 4 मार्क्स का प्रोसेस क्या है पता है, 4 मार्क्स में आपको क्या ध्यान रखना है 4 मार्क्स में। तो सबसे पहला देखिए
फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 आपको बता रहा हूँ 4 मार्क्स में आपको क्या-क्या याद रखना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपको ये चीज़ याद रखना है, फर्स्ट आप एएन और एसएन में कन्वर्ट करना है। मतलब आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ के क्या लिखेंगे, ये एएन है या एसएन है, ठीक है? फिर बाद में आप क्या करेंगे, इसको स्टेप नंबर 2 ए और डी में कन्वर्ट करेंगे। ए और डी, अगर वहाँ पे मान लीजिए A6 है या A10 है या S6 है या S7 है, तो दोनों को क्या करेंगे, ए और डी में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि अभी जस्ट मैं आपके सामने बताया ए और डी में कैसा कन्वर्ट करना, तो ऐसा कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 4 यहाँ पे क्या करना है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 यहाँ पे आपको, अगर वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है तो वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना, अगर नहीं हो रहा तो सब्स्टिट्यूट मेथड बोल के आता है, सब्स्टिट्यूट मेथड, वो उसको हम यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल के आता है, वो वहां पे यूज करेंगे। तो कब, जब आपको ए और डी में कन्वर्ट करने के बाद या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड आप तमाम जानते हैं, आपको मालूम होगा किस तरीके से करना है, ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आता है। तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, ये एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे आपको क्या आएगा, या तो ए की वैल्यू आती है या तो डी की वैल्यू आती है, दोनों में कोई एक वैल्यू आती है। तो स्टेप नंबर 5, अगर मान लीजिए आपको ए की वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। रिमेनिंग वैल्यू मीन्स, मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड में आपको वहां पे ए की वैल्यू आ गई, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में डी की वैल्यू मालूम करेंगे। अब मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड में डी की वैल्यू आ गई, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में ए की वैल्यू मालूम करेंगे। तो स्टेप नंबर 6, ये तमाम स्टेप याद रखना है। स्टेप नंबर 6, अगर स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यू आ गए होते हैं, मतलब आपके पास दोनों वैल्यू वहां पे मालूम हो चुके होता है, आपके पास दोनों वैल्यू यहाँ पे आ चुके होते हैं, ए और डी वैल्यू। तो ए और डी को यूज करके, ए और डी को यहाँ पे यूज करके आप जो सवाल में जो चीज पूछा है, सवाल में जहाँ पे पूछा है, सॉल्व करने के लिए जो पूछा है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? सवाल में मालूम आपको एपी पूछा है तो आप एपी मालूम करेंगे, अगर वहां पे एनी टर्म पूछा है तो एनी टर्म मालूम करेंगे, अगर वहां पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म पूछा है, तो आप एसएन का फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, कौन से, 4 मार्क्स सॉल्व करने के, एपी के सॉल्व करने के स्टेप्स, ठीक है? तो ये चीज आपको बेहद जरूरी है यहाँ पे सीखने के, कौन स्टेप में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब कब एन लेना है, कब एसएन लेना है, कब आप ए और डी में कन्वर्ट करना है, कब एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, कब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। इसमें दोनों में आपको यहाँ पे या तो ए की वैल्यू आती है या तो फिर डी की वैल्यू आती है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू मालूम करेंगे। अगर यहाँ पे ऊपर आपको डी की वैल्यू मालूम पड़ती है तो वहाँ पे ए की वैल्यू मालूम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर है, ए और डी पर रुका हुआ है। पूरी जो एपी की जो बिल्डिंग है किस पर रुकी हुई है, ए और डी पर रुकी हुई है। ये जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ए और डी मालूम करना है बस। ए और डी मालूम करने के बाद जो पूछा है वहां पे उसको आराम से वो वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। अगर एपी पूछा है तो ए और डी को लेकर एपी लिखेंगे, अगर वहां पे एनी टर्म पूछा है तो ए और डी को लेकर एनी टर्म मालूम करेंगे, अगर वहां पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म पूछा है तो ए और डी को लेकर एनी टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे जी। तो ये जो बातें मैं आपको यहाँ पे बेसिक बताया हूँ, ये तमाम आप क्या करेंगे, माइंड में रखकर, ये तमाम चीजों को आप ध्यान में रखकर अब आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल जब देखेंगे तो आप तमाम चीजें जो जो मैंने यहाँ पे बताई है बेसिक, हर एक सवाल में वहाँ पे यूज होने वाला है, कंपल्सरी यूज होने वाला है। यहाँ पे जो भी बातें बताया हूँ उसमें एक वर्ड भी वहाँ पे आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे या मिसयूज नहीं है, हर एक चीज वहाँ पे यूज होने वाली है। इसीलिए मैं आपको फिर एक बार यही बता रहा हूँ कि जो बातें मैं यहाँ से स्टार्टिंग से बताया हूँ, फॉर्मूलेज और कब आपको एन और एसएन में लेना है, कब आप ए और डी को कन्वर्ट करना है, कब आप एसएन का फार्मूला लेंगे, कब आप एन का फार्मूला लेंगे, और एन को ए और डी में कैसा कन्वर्ट करेंगे, एसएन को ए और डी में कैसा कन्वर्ट करेंगे, टाइम्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, और मोर देन का मतलब यहाँ पे प्लस होता है, रेशियो का मीन्स यहाँ पे डिवीजन होता है, और टाइम्स का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है। फिर बाद में 4 मार्क्स की जो एपी के सवाल है
तो उसमें कितने स्टेप्स टोटली 6 स्टेप्स आते हैं। उसमें हर स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो सवाल दिया है उसे ए या ए है, एएन में आ रहा है या एसएन में आ रहा है, उसे वहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। जब एएन और एसएन में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, ए और डी में कन्वर्ट करेंगे, ए और डी में कन्वर्ट करेंगे। फिर बाद में ए और डी में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन का मेथड लग रहा है तो सब्स्टिट्यूशन डालेंगे, एलिमिनेशन का मेथड लग रहा है तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए ए और डी की वैल्यू मालूम करेंगे, ए और डी की वैल्यू मालूम करेंगे। ए की और डी की वैल्यू मालूम करने के बाद जो सवाल में जो पूछा है, मतलब अगर सवाल में पूछा है कि एपी लिखो बोल के तो एपी मालूम करेंगे, एनी टर्म बोला तो एनी टर्म मालूम करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोला तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे जी। तो ये जो भी यहाँ पे बेसिक बताया आप तमाम चीजों को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा एक एग्जाम्पल लूंगा जो आपके प्रिपरेटरी के एग्जाम में जो आप भेजे हैं वहां से शुरू करूंगा, लेकिन एक सलीके के साथ, एक हम सीरियल के साथ लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ एएन के एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे एसएन के एग्जाम्पल लेंगे, और फिर बाद में एसएन और एएन दोनों आने वाले एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा यहाँ पे। इससे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ पे एएन आ रहा है, कहाँ पे एसएन आ रहा है, कब आप एएन का लेंगे, कब आप एसएन लेंगे। तो यही चीज यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट एग्जांपल्स है, फर्स्ट सेट है, 2 एग्जांपल्स फर्स्ट वो एएन के होंगे, नेक्स्ट जो होंगे वो एसएन के होंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ, और किस तरीके से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 यहाँ पे अब देखेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेंगे। ये आपके प्रिपरेटरी के क्वेश्चन पेपर में सवाल आया है जो आप भेजा। चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे। सवाल मेरी बातें तमाम चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर स्पीड हो रहा है तो बोले। चलिए, तो क्वेश्चन इस तरीके से, आप चाहे तो क्वेश्चन को एक बार लिख लो, क्योंकि जब लिखेंगे तो तभी आपको अच्छी तरीके से याद रहता है। और जब लिखेंगे, जितना आप लिखेंगे उतना आपको माइंड में वो तमाम चीजें जाएंगे और हर एक चीज समझ में आएगी। हर एक क्वेश्चन का हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा जब आप लिखेंगे। आप बगैर क्वेश्चन लिखे अगर ऐसे सॉल्व किए तो थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा देर से आएगा। बस आप सवाल लिखने की कोशिश करें तो वहां पे पूरी चीज आपको समझ में आ जाती है। तो सवाल पढ़ता हूं, देखिए यहाँ पे, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी is 4 times its second term, its second term, and 12th term is, and 12th term is two more than, two more than thrice the fourth term, thrice the fourth term. If the progression contains 30 terms, if the progression contains 30 terms, then find the last 3 terms of the progression. Find the last 3 terms of the progression. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो जो बातें मैं वहां पे बताया हूँ, तमाम बातें यहाँ पे अब अप्लाई होने वाली है। तो मैं समझता हूँ आप तमाम दोनों ने यहाँ पे लिख लिए होंगे, लिख लिए, कंप्लीट होगा लिखने का। तो उसके बाद आप थोड़ा देखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप लिखेंगे। जी हो गया सभी का? लिखना है, आप जब लिखेंगे तभी आपको डाउट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो रहने दो, आप फिर एक बार आप खुद से लिखेंगे। ओके, चलिए अब मैं सवाल को और एक बार पढ़ता हूँ, फिर मैं आपसे एक छोटे छोटे बेसिक सवाल करूंगा, आप मुझे बताएंगे। ओके, देखिए, द सेवंथ टर्म पूछा है, तो मुझे ये बताइए क्या आप यहाँ पे एन लेंगे, ए7 लेंगे या एस7 लेंगे? जी, जवाब देंगे आप दोनों, ए7 लेंगे या एस7 लेंगे? द सेवंथ टर्म यहाँ पे पूछा है।
A7, ओके, A7 यहाँ पे लेना। क्यों? क्योंकि क्योंकि वहां पे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स नहीं पूछा। अगर सम पूछता तो वहां पे S7 लेते। तो यहाँ पे क्या पूछा? सिर्फ 7th टर्म पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7th A7 लेंगे। तो वही बताया मैं, ये जो मैथ्स है इसको हम ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हम क्या करेंगे? मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यही चीज है, हुनरमंदी इसी में है। यही हमारा क्या बोलते हैं, लॉजिक है कि अगर आप इंग्लिश को अगर मैथ्स में कन्वर्ट करने आ गया तो आपका आधा एग्जाम्पल वहीं पे सॉल्व हो जाता है जी। तो यहाँ पे 7 टर्म होगा। इज यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स मैं भी आपके सामने बताया था, जब कभी भी यहाँ पे टाइम्स आ जाए तो क्या लेना है? मल्टीप्लाई लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स यानी 7th टर्म जो है, 7th टर्म इज 7th टर्म इज 4 times means multiplication, 4 times its second term, its second term, its second term, its second terms means यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे second term means यहाँ पे A2 हो जाता है, A2, ठीक है, बात क्लियर हो गई? A2। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स में कैसा, ये जो इंग्लिश में था इसको मैथ्स में कन्वर्ट किए, कैसे किया? द 7th टर्म ऑफ एन AP, 7th टर्म मीन्स यहाँ पे A7 लिए, S7 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट नहीं है, सिर्फ टर्म है। The 7th term of an AP is 4 times, 4 times means multiplication, its second term means A2। तो जो मैं आपको यहाँ पे बताया था वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मतलब हमने यहाँ पे ये देखा तो यहाँ पे AN लगने वाला है, तो आप A1 को हम क्या करें? यहाँ पे कन्वर्ट करें, AM में हमें लिखे। तो AN में लिखने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है? AN को क्या करेंगे हम? A और D में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो A7 और A2 है इसको क्या करेंगे? A और D में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ A7 को A और D में कैसा कन्वर्ट करता है? A प्लस 6D होता है, A प्लस 6D, जैसा कि मैं इसी पहले भी आपको बता चुका हूँ। इज इक्वल टू जैसा वैसा रखेंगे, फिर बाद में 4 का 4 ब्रैकेट ले लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मतलब ब्रैकेट ही होता है। A2 को कैसा लिखेंगे? यहाँ पे A प्लस 2 में से एक निकालेंगे, 1 होता है, तो यहाँ पे आप चाहे तो 1D लिखेंगे या तो फिर D लिखेंगे, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। A प्लस डी यानी A2 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। A प्लस 6D इज इक्वल टू यहाँ पे 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से क्या करेंगे? हर एक को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब 4 यहाँ पे A को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4A इंटू 4A होता है, और यहाँ पे प्लस है, प्लस रखेंगे, यहाँ पे 4 इंटू D होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4D हो जाएगा, 4D हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर भी मेरे पास A और D है और इधर भी मेरे पास A और D है। तो जब कोई भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहां पर A और D इधर भी हो, A और D इधर भी हो, तो आप क्या करना है? A को वन साइड करना है, D को वन साइड करना है, ठीक है। A को वन साइड करेंगे, D को वन साइड करेंगे। यहाँ पे 4A है, इन्हें बड़ा है, तो क्या करेंगे? इधर छोटे वाले को इधर लेकर आएंगे, छोटे वाले को इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे 6D है, यहाँ पे 4D है, तो यहाँ पे 4D छोटा है, तो उसको क्या करेंगे? छोटे वाले को इधर लाएंगे। तो यहाँ पे आपको यही काम करना है, A और A को एक साइड करना है, D और D को एक साइड करना है। तो यहाँ पे इधर कौन आने वाला है? D आने वाले हैं। तो यहाँ पे 6D, यहाँ पे प्लस 4D इधर आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस 4D होता है, यहाँ पे माइनस 4D। यहाँ पे 4A इस साइड रहने वाले हैं, तो 4A जैसा वैसा रखेंगे, प्लस A इधर आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस A लिखेंगे, माइनस A लिखेंगे। जी मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई सभी को? किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पूछ सकता है। यहाँ पे D है 6D। अब यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि D है, एक ही खानदान के लोग हैं, तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है? 2D होता है। और यहाँ पे 4A में से 3A को माइनस करेंगे, A को माइनस करेंगे, 4A को A को माइनस करेंगे, तो आंसर यहाँ पे 3A आता है, 3A आता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? देखिए यहाँ पे ना मुझे A की वैल्यू आती है ना ही D की वैल्यू आती है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ पे D के लिए हम सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे D के बाजू जो 2 है उसको इधर भेजेंगे, तो 3A डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जब इधर आता है तो डिवीजन हो जाता है। तो D की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। इसका मतलब
डी की वैल्यू आ गई 3a डिवाइड बाई 2, तो इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब इसकी वैल्यू या तो हम यूज कर लेंगे या तो फिर a की वैल्यू मालूम करने के बाद इसमें लगाकर पुट कर देंगे, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको बात क्लियर हो गई तो आप क्या करेंगे, वहां पे थम इम्प्रेशन वगैरह है वहां से आप लिखेंगे या तो फिर यस बोल के लिखेंगे। जी, क्लियर हो गया यहाँ पे बात? आप चार्ट में यस कर लिखें या तो फिर बोलें, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो पूछिए। जी, ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ अभी तक जो कहानी हुई सिर्फ एक लाइन की हो गई। कौन सी लाइन, यहाँ की, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स सेकंड टर्म, यहाँ तक की कहानी हम बयान करें। अब नेक्स्ट दूसरी कहानी यहाँ पे दिया गया है एंड दूसरी कहानी ऐसे शुरू होती है। दूसरी कहानी देखिए, दूसरी कहानी में क्या हो रहा है, द ट्वेल्थ टर्म इज टू मोर देन थ्राइस द फोर्थ टर्म। द ट्वेल्थ टर्म मीन्स यहाँ पे देखिए, आप एन लेंगे एसएन लेंगे, अगेन यहाँ पे सवाल उठता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ट्वेल्थ टर्म, सिर्फ टर्म पूछा है तो ए 12 लेंगे। ठीक है, ए 12 एन लेना है, यहाँ पे ए 12 लेंगे। सो ए ट्वेल्थ टर्म इज टू मोर, देखिए मोर देन है, ऊपर क्या था टाइम्स था, यहाँ पे क्या है मोर देन है। टू मोर देन के लिए मैं क्या बोला था आपको, क्या लेना है, प्लस लेंगे। टू मोर देन थ्राइस, थ्राइस यानी 3 टाइम्स, 3 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, थ्राइस द, कौन सा टर्म पूछ रहा, फोर्थ टर्म पूछ रहा था। अगेन ये मेरे क्या होता है, यहाँ पे A4 होता है, S4 नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया यहाँ पे हम ये जो सवाल था इंग्लिश में उसको मैथ्स में कन्वर्ट करे हैं। ट्वेल्थ टर्म इज टू मोर देन थ्राइस द फोर्थ टर्म, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो इंग्लिश में मैथ्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हमारे पास A12 है और यहाँ पे A4 है। आप क्या करेंगे, जल्दी से ए और डी में कन्वर्ट कर लेंगे बस। तो यहाँ पे A12 को कैसा कन्वर्ट करता है, ए प्लस 11D करता है, ए प्लस 11D इज इक्वल टू 2 का 2 रखेंगे, यहाँ पे प्लस का प्लस रखेंगे, 3 का 3 यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो ब्रैकेट ले लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, ए और डी में कन्वर्ट करेंगे तो A4 को कैसा करेंगे, ए प्लस 3D होता है, ए प्लस 3D। जी, बात क्लियर हो गई इसमें? किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कन्वर्शन में तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस 11D इज इक्वल टू 2 का जैसा है वैसा रखेंगे। और यहाँ पे अब क्या करना है, जिस तरीके से यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भी 3 को अंदर से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू ए 3a होता है, और यहाँ पे प्लस रखना है क्योंकि दोनों यहाँ पे प्लस है। और यहाँ पे 3 इंटू 3 9 होता है, 3 3 9, और यहाँ पे 3D जैसा वैसा रखेंगे, डी जैसा वैसा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 3a से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 3 9D करना है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर भी a और d यहाँ आ रहे हैं, a और इधर भी a और d आ रहे हैं, इधर भी a और d आ रहा है। तो मैं क्या बोला था आपको dd एक साइड करना है, a एक साइड करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसा करेंगे, या तो आप क्या कर सकते हैं, तमाम को इस साइड ला सकते हैं या तो फिर ये दोनों को इस साइड ला सकते हैं, ऐसे भी सब जो चाहे वैसा कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 11D को इधर लेकर आता हूँ। यहाँ पे 11D बड़ा है तो छोटा है जो 9D है इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, माइनस 9D हो जाता है, इज इक्वल टू 2 जैसा वैसा रखेंगे, प्लस 3a ऐसा ही रखेंगे। यहाँ पे a छोटा है, हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो माइनस a इस तरीके से होता है। आप चाहे तो तमाम चीजें इधर ले सकते हैं या तो फिर इधर लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो थोड़ा समझने के लिए, आसानी होने के लिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मैथ्स किस तरीके से इम्प्रूवमेंट है, मतलब किस तरीके से आपका मैथ्स अच्छा है, वैसा आप बेसिक कर सकते हैं यहाँ पे।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है देखिए, देखिए इसमें, तो यहाँ पे क्या मिलता है 2d मिलता है इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे देखिए 2 का 2 रखेंगे, ये दोनों प्लस नहीं होते क्योंकि ये 3 ये है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, ये जैसा है वैसा रखेंगे, और ये दोनों एक साथ है, देखिए यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, 3a में से अगर a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 2a होता है, 2a होता है, ठीक है 2a। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकल के आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना पता है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको लगाकर यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब फर्स्ट जो इक्वेशन d इज इक्वल टू 3a/2 है, तो यहाँ ये इक्वेशन में कहाँ भी मुझे d दिख रहा है तो d को निकालूंगा, निकाल कर क्या रखूंगा 3a/2 रखूंगा, 3a/2। ये ऐसा क्यों करते हैं सर आप, क्यों इसलिए करता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन एकदम आपको आसानी होगा करने के लिए, तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ देखिए, पुट d इक्वल टू 3/2, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे देखिए 2 का 2 और ये d की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ देखिए, d की वैल्यू 3a/2, इसीलिए यहाँ पे मैं क्या दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, सो इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू रखेंगे, 2 का 2 रखेंगे प्लस 2a का 2a रखेंगे, जैसा है वैसा रखेंगे। बस यहाँ पे हमने क्या किया, ए डी की वैल्यू यहाँ पे हमने चेंज की। क्यों चेंज की, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही खुशी होती है जब ये दोनों कैंसिल होते हैं, ये 2 यहाँ पे कैंसिल होता है, यहाँ पे क्या बचता देखिए 3a बचता है इज इक्वल टू यहाँ पे 2 + 2a बचता है। तो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, ए को इधर भेजेंगे क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे वाले को इधर लेकर आएंगे। सो 3a यहाँ पे प्लस 2a इधर आता है तो यहाँ पे क्या होता है -2a हो जाता है इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचता है 2 बचता है। अब 3a में से 2a अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे a बचता है, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो जो हमने कहा था, जो हम बताए थे, क्या बताए थे स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पे an में कन्वर्ट करना, an में कन्वर्ट करने के बाद a और d में कन्वर्ट करना, a और d में कन्वर्ट करने के बाद या तो वो एलिमिनेशन मेथड यूज होगा या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो आपको कौन सी वैल्यू, a की वैल्यू आती है या तो d की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई तो हम हमारा दूसरा काम क्या है बोले, डी फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि एपी की जो 4 मार्क्स क्वेश्चन में हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो सिर्फ ए और डी पर देना है, मतलब हमारा जो पूरा जो माइंड है ए और डी में फाइंड करने के लिए लगाना है। तो यहाँ पे ए निकल के आ गया, अब क्या मुझे मालूम करना है, डी मालूम करना है। सो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 क्या होता है, थोड़ी देर आपको समझने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ 3a/2। सो d इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, डिवाइड बाय यहाँ पे 2। तो यहाँ पे अगेन a 2 यहाँ पे क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। सो d की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाती है, d इज इक्वल टू 3। जी मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बड़ी खुशी हुई हमारी कि अब बड़ी खुशी की बात है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई और यहाँ पे d की वैल्यू आ गई। तो 2 वैल्यू आ गए, जो हमारा इंटेंशन था, जो हमारा फोकस था, जो हम चाहते थे वो यहाँ पे हमको मिल गया है। क्या मिल गया है, a और d मिल गया है। जब a और d मिल गया है तो हम फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको फिर से दोबारा पढ़ेंगे, पढ़कर क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब तक जो हमने यहाँ पे बात की थी ए और डी फाइंड करके लाना है, तो हम यहाँ पे ला चुके हैं। अब सवाल में क्या पूछा है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। सवाल देखें यहाँ पे, यहाँ तक की कहानी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखिए, इफ द प्रोग्रेशन कंटेन्स 30 टर्म, मतलब ईपी में जो है वो 30 टर्म्स है, 30 टर्म्स है, तो उसमें देन फाइंड द लास्ट 3 टर्म्स यहाँ पे पूछ रहा है, फाइंड द लास्ट 3 टर्म्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या, देखिए मैं बताता हूँ, A1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, A2 थर्ड टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, सो ऑन। यहाँ पे टोटल मेरे A टर्म्स कितना है, यहाँ पे 30 टर्म्स है, 30 टर्म्स है। तो वहां पे ये बोल रहा है लास्ट से
उल्टा यहाँ पे आप क्या करेंगे, टर्म्स मालूम करेंगे। तो लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है, 30 है, तो इससे जो पिछले वाला यहाँ पे कितना होगा, लास्ट वन 29 होगा, इसके पीछे यहाँ पे कितना होगा, 28 होगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है इसके लास्ट 3 टर्म्स यहाँ पे क्या होंगे। यहाँ पे एक हिंट दिया, ये जो 30 टर्म्स बोला ना, ये हिंट है हमारे लिए, ये थोड़ा एक सुराख है, इसी सुराख से हम जाकर पूरी वैल्यू को मालूम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये दिया है कि टोटल एपी में कितने 30 वैल्यूज हैं, तो लास्ट से 3 वैल्यूज आपको यहाँ पे मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, A30 को लिखेंगे, तो A30 इज इक्वल टू, जल्दी से ये आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, A प्लस ए और डी में कन्वर्ट करेंगे, A प्लस 29D। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 है, और प्लस जैसा वैसा रखेंगे, और 29, और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आप आंसर बोलेंगे। तो पहला आंसर मैं ही बोल देता हूँ, फिर बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस यहाँ पे 3, 27, 2, 3 2 6, 8, और टोटल यहाँ पे 89 यहाँ पे आंसर होता है। ए किसका है, A30 है, A30 वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से ये लास्ट टर्म होगा, उससे पिछला वाला टर्म कौन सा होता है, A29 होता है। तो आप क्या करेंगे, A प्लस 28D लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर रखता हूँ, आप मुझे इसका जवाब बताएंगे कितना होता है, जल्दी से आप इसे सॉल्व करके बता सकते हैं जी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर आता नहीं। 89 में से 3 को अगर मैं माइनस किया तो -80, जी कितना होगा आंसर, 86, बिल्कुल 86 से आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट, ये लास्ट टर्म, इसका नेक्स्ट सेकंड टर्म, लास्ट सेकंड टर्म ये है, लास्ट थर्ड टर्म, लास्ट थर्ड टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इसी क्या करेंगे, A प्लस 27D लिखेंगे, और ए और डी मालूम करेंगे, सॉरी ए और डी की वैल्यूज पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ आंसर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, इसमें से अगर -3 किए तो यहाँ पे कितना होता है, 83 होता है, 83। अब अगर एक सॉल्व करके उसमें से अगर यहाँ पे ए की वैल्यू डी की 3 है, +3 है, तो यहाँ पे माइनस करते अगर आएंगे तो तमाम वैल्यूज आपको मिलेंगे। अगर ये आपको अंडरस्टैंड हुआ तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो आप क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके इसको आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो लास्ट 3 टर्म से यहाँ पे पूछा था, लास्ट 3 टर्म। जी मैं समझता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पे कहाँ पर भी कौन से भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट अगला सवाल ले लूंगा। जी नहीं है, ओके। नहीं तो रेज यूर हैंड बोल के वहां पे ऑप्शन है, उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल थोड़ा उससे मिलते जुलता सवाल है, सेम टू सेम, बस थोड़ा हेरा फेरी है इसमें, वो आपको समझना है। बोलिए, सवाल यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, देखिए। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 30 टर्म्स, यानी एपी के पास 30 टर्म्स है। मतलब ये अभी आपके सामने बता, A1, A2, A3 सो ऑन अप टू A30, 30 टर्म्स इसके पास है, 30। अब आगे कहानी यहाँ पे इतना तो बेसिक, ये हिंट है हमारे लिए। 17th टर्म, 17th 17th term of the progression is 17th term of the progression is 4 more than the thrice its 5th term.
मैं समझता हूँ वो पिछला जैसा थोड़ा मिलता जुलता आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, पिछला वाला। तो इसको कैसा लिखना है ये आप मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है, या तो बोलेंगे इसको कैसा मैथ्स में कन्वर्ट करना है। 17th term of progression is, जी बोलिए, वेरी गुड। A17 is equals to जी 17 is equals to 4 हाँ, plus 4 plus 3 into 3 into A5. A5, वेरी गुड, जी बिल्कुल, वेदुल्ला सही है, आप भी ऐसा करें। क्या है इसमें, 17th term of the progression is 4 more than means plus, thrice means multiplication, फिफ्थ सिर्फ टर्म पूछा, फिफ्थ टर्म पूछा तो यहाँ पे ए फाइव लेंगे। यही मेन हमारा क्या बोलते हैं वो उर्दू में दुखती विराग है, आप एन लेंगे एस एन लेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसको क्या करना, ए और डी में कन्वर्ट करना, ए प्लस इसको क्या करेंगे डी में कन्वर्ट करेंगे 16D, 4 प्लस 3 इंटू इसको ए और डी में कन्वर्ट करेंगे ए प्लस 4D। अब क्या करना है आपको, ए प्लस 16D इज इक्वल टू 4 को जैसा वैसा रखेंगे प्लस नेक्स्ट इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू ए 3A, 3 4 जा 12 और यहाँ पे डी जैसा वैसा रखेंगे 12D। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ए को एक साइड डी को एक साइड लाएंगे, एकदम आसानी होगी सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे 16D है, यहाँ पे 12D है, छोटे वाले बड़े के पास आता है, तो छोटा वाला इन्हें बड़ा है तो कभी भी छोटे बड़े के पास जाता है, तो यहाँ पे बड़े के पास जाएंगे तो यहाँ प्लस डी है, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस डी होता है। यहाँ पे 4 जैसा है वैसा रखेंगे, प्लस 3A है, यहाँ पे ए है तो 3A बड़ा है, यहाँ पे ए छोटा है तो ए को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस ए होता है, क्योंकि छोटे वाले छोटे बड़ों के पास जाता है। तो अब यहाँ पे से सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 4D होगा इज इक्वल टू 4 प्लस 3A में से ए निकालेंगे तो यहाँ पे 2A होगा, 2A होगा। तो मैं ज्यादा एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज करने से थोड़ा क्या होता है आंसर बड़ा होता है। आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज भी कर सकता है, एलिमिनेशन मेथड वो भी यूज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 को थोड़ा कॉमन लूंगा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या होता है, या तो फिर ऐसा रखेंगे 4D ऐसा रखेंगे, इसमें 2 को कॉमन लूंगा ये दोनों में, तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होता है 2 प्लस ए हो जाता है, 2 प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर चला गया, ये 2 2 जा 4 प्लस का प्लस, ये 2 यहाँ पे बाहर चला गया, बचा कौन 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से करेंगे तो 2D इज इक्वल टू 2 प्लस ए होता है, 2 प्लस ए, 2D इज इक्वल टू 2 प्लस ए। अब मैं क्या करूंगा ए को इधर रख करके 2 को उधर भेजूंगा, तो यहाँ पे क्या होता है 2D माइनस 2 इज इक्वल टू ये होता है 2D इज इक्वल टू प्लस 2 को उधर भेजे तो -2 इज इक्वल टू ए। इसको मैं थोड़ा ऐसे रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, क्योंकि ए आया ना तो वहां से आराम से वैल्यूज फाइंड कर सकता है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, वो भी तरीका वहाँ पे यूज होता है, शायद आपको पता हो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना, ठीक है। तो वो भी आप ट्राई करके देखिए, वो उस मेथड से भी वहाँ पे आंसर आपका सेम आता है, अगर आप प्रैक्टिस उस तरीके से करें हैं तो उससे भी आंसर आता है। कैसा, यहाँ पे देखिए बताता हूँ, सिंपल 4D इज इक्वल टू 4 प्लस 2A है, ऐसा रखेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, ए और डी को एक साइड कर लेंगे, तो 4D माइनस 2A इज इक्वल टू 4, इस तरीके से होता। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 देंगे, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट और एक इक्वेशन निकालेंगे तो वहां से एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड कौन सा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्योंकि जल्दी से वहाँ पे आंसर आ जाता है। शर्त क्या है, आपको थोड़ा बेसिक यहाँ पे पता होना है।
बेसिक, यहाँ पे कब बाहर आता है, कब कॉमन टर्म आता है, कब कहाँ से डिवीजन होता है, अगर ये पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं जी। ये कहानी किसकी हुई, ये कहानी सिर्फ पहले लाइन की हो गई, सेकंड लाइन यहाँ पे देखिए 17th term of the progression is 4 more than its thrice its fifth term, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब अगली कहानी भी बयान करना है, उसे भी मैथ्स में कन्वर्ट करना है। कैसा कन्वर्ट करना है देखिए यहाँ पे, इफ द 10th term of the progression is 31st, बहुत ही नन्ही कहानी है, यहाँ पे टाइम्स वगैरह नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए इफ द 10th term of the progression if the 10th term of the progression is 31 जी। मुझे यहाँ पे ये बोलिए इसको कैसा कन्वर्ट करना है, आपको कैसा करेंगे, एन लेंगे या एसएन लेंगे, पहला मुझे ये बताना है, एन लेंगे या एसएन लेंगे जी। उबैदुल्ला बोल सकता है। ओके नेक्स्ट जी, बोलिए एन लेंगे एसएन लेंगे, द 10th टर्म आंसर वहां पे लिखा एन। ओके कैसा लेंगे, ए एन मीन्स ए 10 लेंगे, यहाँ पे ए 10 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 31st है तो इतना लिख देंगे बस। यहाँ पे टाइम्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि वक्त हमारा यहाँ पे बच गया है। अब इसे क्या करेंगे, ए और डी में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस 9d इज इक्वल टू कितना होता है 31st, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 31st। चलिए अब आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में ए इज इक्वल टू 2d माइनस 2 है, तो यह मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई मुझे, तो ए को निकाल करके इक्वेशन 1 में जो ए की वैल्यू है वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए पुट, समझने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, पुट ए इज इक्वल टू 2d माइनस 2, इस इक्वेशन नंबर 2 देंगे इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे कहां पर भी आपको ए दिख रहा है तो उसे क्या करेंगे, ए को निकालेंगे और ये वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे ए दिखा, निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको रखेंगे 2d माइनस 2, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, फिर यहाँ पे 9d है, 9d इज इक्वल टू 31st। अब यहाँ पे देखिए ये d और 9d ये दोनों एक ही खानदान के हैं, यहाँ पे दोनों कैंसिल नहीं होते, क्यों, क्योंकि इसके पास d नहीं है, डी जो है वो एक ही खानदान के हैं, तो वो एक ही खानदान के लोगों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो टोटल कितना होता है यहाँ पे 11d होता है। और ये -2 इधर आता है, क्यों, क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पे इधर मैं इधर लेकर आऊंगा -2, तो ये क्या होता है +2 हो जाता है, क्योंकि नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फाबेट्स को सेम अल्फाबेट्स को ऐड कर सकता है और यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर सकता है। तो 11d इज इक्वल टू यहाँ पे दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होता है 33 होता है। तो 11 का टेबल यहाँ पे आपको आता होगा, 11 1 जा 11 3 जा, सो d इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे d की वैल्यू 3 आ जाती है, d की वैल्यू 3 यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा। तो बड़ी खुशी की बात हुई, तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन सी वैल्यू आ गई, यहाँ पे d की वैल्यू आ गई। अब मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ए की वैल्यू, जैसा कि मैं आपको मेथड्स में बताया था 5 स्टेप्स में, एन को कन्वर्ट किया, एन में कन्वर्ट करने के बाद ए और डी में कन्वर्ट किया, फिर बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज किया मैं, इसमें मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। डी की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू मिलने के बाद हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो सिर्फ ए और डी पर है, जो मेरा फोकस है ए और डी पर। अगर ए और डी आ गया तो जो सवाल में पूछा है वो आराम से हम क्या कर सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू मिल गई, तो अब ए की वैल्यू मालूम करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना, देखिए पुट, यहाँ पे रखिए पुट डी इज इक्वल टू 3, या तो फिर ऐसा लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या है 2d माइनस 2 इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू ऊपर मिल गई ना 2, डी की वैल्यू निकालेंगे, डी निकालेंगे, 3 रखेंगे, -2 रखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे ए रखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 माइनस 2 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ए होता है, और इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू 6 में से अगर 2 निकालेंगे तो कितना होता है 4 होता है। तो बड़ी खुशी हुई हमारे लिए, क्यों, क्योंकि जो हमारा फोकस था वो यहाँ पे हम कंप्लीट किए हैं, जो इंटेंशन था इस सवाल का ए और डी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब ढूंढ चुके हैं। अब सवाल में जो पूछा है वो आराम से हम मालूम कर सकते हैं।
सवाल में क्या पूछा, तो सवाल में यहाँ पे पूछा, देखिए सवाल में ये पूछा फाइंड द अगेन लास्ट 3 टर्म्स यहाँ पे पूछा है एंड आल्सो राइट द प्रोग्रेशन, मीन्स आपको आल्सो क्या करना है, एपी भी लिखना है, एपी भी लिखना है और साथ साथ उसके लास्ट के 3 टर्म्स भी मालूम करना है, एपी भी लिखना है और उसके लास्ट 3 टर्म्स भी मालूम करना है। तो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, लास्ट 3 टर्म्स लिखने से पहले मैं एपी मालूम करता हूँ। देयरफॉर द एपी इज, देयरफॉर द एपी इज, एपी कैसे मालूम करता है, देखिए ए जैसा है वैसा रखेंगे ए और इसमें से डी ऐड करेंगे, डी कितना है 3, तो 4 में 3 ऐड किए तो कितना होता है 7 होता है। फिर अगर 7 में अगेन हम क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे तो कितना होता है 10, 10 में अगेन हम क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे कितना होता है 13। इसी तरीके से मेरा एपी यहाँ पे निकल के आता है। तो ये हमारा एपी होगा। एपी कैसा लिखे देखिए और एक बार, ये फर्स्ट टर्म जैसा है वैसा रखेंगे और इसमें से डी को ऐड करेंगे, 4 + 3 7, 7 में फिर क्या करेंगे 3 को ऐड करेंगे 10, फिर 10 में डी को ऐड करेंगे 13, खत्म। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ईपी निकल के आ जाता है। आप चाहे तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी कॉमा वो भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको मार्क्स इस पर भी मिलते हैं उस पर भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एपी होगा। अब यहाँ पे लास्ट 3 टर्म्स पूछा है, तो लास्ट 3 टर्म्स के लिए यहाँ पे एक हिंट दिया था स्टार्टिंग में, क्या दिया था, एपी के पास कितने टर्म्स है 30 टर्म्स है, तो मतलब 30 है। ये लास्ट टर्म जो 30 है तो इसके पिछला वाला टर्म क्या होता है 29, उससे पीछे वाला 28। तो अगेन आप क्या करेंगे, आप घर में बैठकर इसको सॉल्व करेंगे, ए 30 फाइंड करेंगे, ए 29 फाइंड करेंगे, सो ए 28 यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कीजिए। 91, 81 और 85 इसका आंसर आने वाला है। तो आप थोड़ा टेस्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये आंसर्स हैं। आप थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करके देखना, आप भी थोड़ा वर्क करना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अभी मैं आपके पास एसएन के फॉर्मूलेज, एसएन के एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूँ। आप थोड़ा देखेंगे दोनों एग्जांपल्स में कहां पर भी एसएन यूज नहीं हुआ, सिर्फ एएन 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 यूज हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सवाल को आप कितने अच्छी तरीके से पढ़ते हैं वैसा आपको आंसर मिलता है। सवाल पर पूरा डिपेंड है, या आप वहां पे क्या एएन लेना है, क्या एसएन लेना है, क्या एएन और एसएन दोनों लेना है, वो वहां पे आपको खुद से सोचने की जरूरत है। वही मेन पॉइंट है इसमें। अगर आप एएन की जगह स्टार्टिंग में अगर आप एएन की जगह एसएन लेंगे तो पूरी कहानी वहां पे गलत हो जाती है, पूरी कहानी वहां पे गलत होती है। ठीक है, तो कहाँ पे क्या लेना है आपको बहुत ही सोच समझकर लेने की जरूरत है वैल्यूज। अब नेक्स्ट एक एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे लेकर के आपको बताता हूँ। एसएन एसएन का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए एसएन, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स, अब एसएन शुरू हो रहे हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 90। आप लिखें सवाल को, fourth term of the progression is 3 more than the sum of the first 2 terms. Find the first term of progression and write the progression. इस सवाल इस तरीके से, तो आप थोड़ा जल्दी से सवाल लिखें। इस सवाल को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके सवाल को सॉल्व करके नेक्स्ट अगला सवाल लेने की कोशिश करेंगे एसएन का। उबैदुल्लाह लिख रहे हैं ना? आप क्या करेंगे, क्लास के बाद अगर आप जो भी लिखे उसका मुझे थोड़ा फोटो स्क्रीन फोटो मार के भेजेंगे। ठीक है, ओके, चलिए
अब यहाँ पे सवाल पढ़ेंगे गौर से। द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट, इसीलिए मैं आपको सवाल पर जोर दे रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट, जब ये सम ऑफ फर्स्ट बोल के आता है तो हमारे माइंड में क्या चला? एस एन। एस एन की कहानी एक थोड़ा और एक बार मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर बाद में सवाल की तरफ लेता हूँ। एस एन क्या, एस एन मीन्स क्या है, थोड़ा वो थोड़ा बताना था, स्टार्टिंग में नहीं बताया, तो अब बताता हूँ। देखिए सम ऑफ फर्स्ट मीन्स क्या है। सम ऑफ फर्स्ट देखिए ये जो है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये होगा मेरा फोर्थ टर्म, सो ऑन, ऐसा होता चला जाता है। सम ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स, इसका मतलब क्या है पता है? इसमें मतलब फर्स्ट वैल्यू को हम क्या करेंगे, जैसा वैसा रखेंगे, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म अगर मैं यहाँ पे S2 लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे S2 लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है पहले के जो मेरे दो टर्म्स हैं वो दोनों को मैं जमा किया हूं, या जमा कर दिया गया है, या ऐड कर दिया गया है। ठीक है, दोनों को, इसको ए प्लस A2 मीन्स A2 S2 मीन्स A और A2 को दोनों को ऐड कर दिया गया है, इसका मीनिंग यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। S3 का मीन्स, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को, तीनों जो कंटिन्यूस जो नंबर है, तीनों जो कंटिन्यूस जो टर्म्स हैं, तीनों को हम क्या किए यहाँ पे, ऐड किए हैं। इसका मतलब S3 का मतलब यहाँ पे ये। सो S7 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, A प्लस A2 A3 A4 A5 A6 A7, मतलब पहले के जो 7 जो टर्म्स हैं, वो सातों को मैं ऐड करा हूं, उसी को मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे, S7 बोलता हूँ। जी, बात क्लियर हो गई? किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है? तो हम क्या करेंगे, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो और भी आपको अच्छा समझ में आता है। देखिए यहाँ पे AP लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 सो ऑन। यहाँ पे S1 लिखा, S1 मीन्स यहाँ पे, S1 मीन्स A ही है, वो A ही है मीन्स 2, ये जो रहता है वो A ही होता है। ठीक है, S1 मीन्स फर्स्ट टर्म। S2 मीन्स यहाँ पे क्या होता है पता है, 2 और 4 को दोनों को ऐड किया हूं, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, दोनों को ऐड किया हूं, तो यहाँ पे कितना होता है 6। S3 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2 4 और यहाँ पे 6, मतलब पहला दूसरा तीसरा जो टर्म्स है, तीनों को यहाँ पे ऐड किया हूं, तो ये तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे मुझे इतनी वैल्यू मिल गई है। मतलब पहले फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे 12 आ गया, 12 यहाँ को मिल गया। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम ऐसा लिखेंगे S4 लिखेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8, मतलब आता है यहाँ पे 12 में फिर हम ऐड 8 करेंगे तो कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पे वो 20 आता है। कब? जब हम फर्स्ट 4 टर्म को ऐड करता है। तो S4 का मतलब यही है, S4 का मतलब या S3 का मतलब या S5 का मतलब यही है कि अगर यहाँ पे S3 लिखता हूँ तो इसका मतलब यही है, ये पहला दूसरा और तीसरा टर्म्स को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वही मेरा क्या होता है, S3 होता है। जी, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, S3 का मतलब क्या है, S2 का मतलब क्या है, S4 का मतलब क्या है। अगर यहाँ पे क्लियर हो गया तो आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स, यानी करने के बहुत सारे मेथड्स आपके पास खुल जाते हैं। आप चाहे तो SN का फार्मूला ले सकते हैं, या फिर अगेन आप चाहे तो AN का फार्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं AN का फार्मूला नहीं लूंगा, SN का ही लूंगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी वहां पे होता है, जल्दी वो सिंप्लीफाई हो जाता है। और बड़ा अगर नंबर देता है, मान लीजिए फर्स्ट 10 टर्म्स बोलता है, तो अब कहाँ तमाम को ऐड करते बैठेंगे, A + A2 + A3 + A4 + A5 अप टू A10 तक ऐड करने के लिए मुश्किल होता है ना, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे SN का फार्मूला लेता हूँ। SN का फार्मूला, तो SN का फार्मूला क्या है, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। थोड़ा और एक बार यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे S7 इज इक्वल टू 70 है, S7 इज इक्वल टू 70 है। तो हम इसको कैसा कन्वर्ट करने वाले, जैसा मैं बताया था A7 है तो इसको A और D में कैसा कन्वर्ट करते थे, A प्लस 6D लिखते थे, तो यहाँ पे A और D में कन्वर्ट हो जाता। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे 7 आ रही है, तो 7 डिवाइड बाई 2 A जैसा वैसा रखेंगे, n की वैल्यू 7 माइनस 1 और D इज इक्वल टू यहाँ पे 70। तो यहाँ पे 7 बाई 2A प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है 6D इज इक्वल टू 70। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये S7 को हमने क्या किया, यहाँ पे A और D में इस तरीके से कन्वर्ट किए हैं। तो कभी भी यहाँ पे S7 रहने दो, S10 रहने दो, S15 रहने दो, S25 रहने दो, उसको हम क्या करना है, A और D में ऐसा कन्वर्ट करना है। जी बात क्लियर हो गई इसमें? किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है तो अभी पूछे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट नहीं? मतलब S7 S6 को कैसा A और D में कन्वर्ट करना है यहाँ पे मैं बताया हूँ। चलिए, अगर आपके पास डाउट नहीं है तो हम बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट, अब सवाल को पढ़ेंगे तो और भी मजा आता है। देखो आपको सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मीन्स यहाँ पे क्या होता है, S6 होता है। सम ऑफ फर्स्ट पूछा ना, और आगे बता रहा है कितने टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज, मतलब 6 टर्म्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है मेरा, 90। मतलब फर्स्ट 6 टर्म्स को ऐड करने के बाद 90 आ रहा है। तो पहला इसी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इस कहानी को मुकम्मल कर लेंगे। कैसा, इसको ए और डी में कन्वर्ट करना है। कैसा करेंगे, फॉर्मूला लगेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, वो याद रखना, n बाई 2 2a प्लस n माइनस डी। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितने हैं, 6 डिवाइड बाई 2a प्लस n मीन 6 माइनस 1 और d ऐसा लिख करके क्या करेंगे, यहाँ पे 90 लिखेंगे इज इक्वल टू 90। और यहाँ पे क्या, 2 1 जा 2 3 जा यहाँ पे हो जाता है, 2 1 जा 2 3 जा यहाँ पे कितना बचता है 3, 2a प्लस 2a प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है 5, d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है 90 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 3 जा 9, सिफर का सिफर ऐसा रखेंगे, 0 जैसा है वैसा वहां पे रखेंगे। तो यहाँ पे टोटली क्या होता है, यहाँ पे 1 बचा ना, तो 1 बचा तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही होता है। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि S6 को हमने क्या किया, ए और डी में कन्वर्ट किए। यही हमारा मेन पॉइंट, यही स्टेप्स देखिए जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वही है। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, यहाँ पे देखिए अभी तक जो एग्जाम्पल थे वो एन में थे, अब जो एग्जाम्पल में जो है हमारा एसएन मिला। तो एसएन मिलने के बाद भी आपको क्या करना है, एसएन मिलने के बाद भी आपको ए और डी में इसको कन्वर्ट करना है। ए और डी में यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी एक को कन्वर्ट किए और एक बचा है, वो क्या है देखेंगे आप। जी बात क्लियर हो गई इसमें? जो स्टेप्स बताया था वही स्टेप्स के तहत हम चल रहे हैं, एक भी आगे पीछे यहाँ पे नहीं हो रहा। तो यही मेथड, इसी को मेथड को फॉलो करेंगे एग्जाम में भी, चाहे जो भी जैसा भी सवाल रहने दो, ऐसा ही आपको फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखेंगे। क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे सिर्फ इतना था, द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 90। ये खत्म हो गया। अब आगे कहानी पढ़ेंगे, ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, इक्वेशन 1 की कहानी खत्म हो गई। अब आगे फोर्थ टर्म, अब मुझे ये बोलना है यहाँ पे क्या आप एन लेंगे या एसएन लेंगे, फोर्थ टर्म। जी जल्दी से, जी एक आंसर है एन, वेरी गुड। क्या लेंगे, एन लेंगे या एसएन लेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा, फोर्थ टर्म पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 नहीं पूछा है। तो वही चीज आपको यहाँ पे करने की जरूरत है। ए फोर्थ टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म ऑफ एन प्रोग्रेशन इज 3 मोर देन 3 तो यहाँ पे क्या करता है, 3 मोर देन
3 more than sum of first two terms. Sum of first two terms means S2 लिखेंगे यहाँ पे, sum of first two terms S2। सर क्या फिर इसे भी हमें एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या? नहीं, क्योंकि छोटा है, छोटा रहने के बाद हम क्या करेंगे इसे, थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये छोटा है। S2 मीन्स कैसा है? S2 का मतलब पहला और दूसरा टर्म्स को हमने ऐड किया, एकदम आसान है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए और डी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चाहे तो एसएन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। यहाँ पे 2/2 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी, उससे भी आपका आंसर आता है। ठीक, ये मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि S2 का मतलब पहला और दूसरा टर्म को ऐड करने के बाद ऐसा आया। तो a प्लस 3d, इसको a और d में कन्वर्ट करना, 3 को जैसा वैसा रखेंगे, a ऑलरेडी a में है, और a2 को a और d में कन्वर्ट करेंगे, a प्लस डी, a प्लस डी। हाँ, अगर यहाँ पे क्या भी बड़ा टर्म होता, मान लीजिए यहाँ पे S10 होता, S22 होता, या S15 होता, या S5 भी होता समझिए, तो तब हम ऐसा इसको लेते, यहाँ पे ये अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसीलिए नहीं लिया क्योंकि S2 है, तो आराम से हम ये में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं अलग अलग लिया। अब यहाँ पे देखिए, इधर भी ये है, इधर भी ये है, यहाँ पे कैंसिल होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी मैं आपको बताया था, डी है, एक साइड कर लेंगे, छोटा वाला बड़े वालों के पास जाता है, तो 3d है, तो यहाँ पे प्लस डी, इधर आया तो माइनस डी होता है, तो 3 प्लस यहाँ पे क्या होता है ए, 3 प्लस ये होता है, तो 3d में से d निकालेंगे तो क्या होता है 2d। ठीक, और यहाँ पे प्लस 3 को इधर भेजेंगे तो क्या होता है -3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे ए सिंगल दिख रहा है ना, ए सिंगल दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ए ऐसा रख सकता है। या नहीं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं पता है, ए और डी लिख करके एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसा सर, यहाँ पे बताता हूँ, देखिए कैसा इसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3 प्लस ए प्लस डी, यहाँ पे ए कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचता है 3d बचता है, 3d इज इक्वल टू 3 प्लस ए प्लस डी, इस तरीके से बचता। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप ये दोनों को इधर लेकर आ सकते हैं, तो 3d माइनस ए माइनस डी इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे 2d में से अगर d को निकालेंगे, 3d में से d को निकालेंगे तो 2d माइनस ए इज इक्वल टू 3, इस तरीके से रखेंगे। या तो फिर आप पहला a को लाएंगे, माइनस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 होता है, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 30 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेकर एलिमिनेशन मेथड लेकर यूज करेंगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ा लेंदी होगा आपके लिए, थोड़ा लेंदी होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया हूँ। अगर यहाँ पे ये खाली दिखा है तो उसके लिए मैं सेट किया हूँ, यही चीज थोड़ा आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये यहाँ पे सिंगल है, तो इसीलिए मैं क्या किया हूँ, और ये जो नंबर है इधर भेज दिया हूँ, तो ए इज इक्वल टू 2d माइनस 3 हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पुट ए इज इक्वल टू 2d माइनस 3a इन 1, या इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे लिखता हूँ 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2d माइनस 3 है, प्लस 5d इज इक्वल टू 30। अब उसी तरीके से 2 2 जा 4d माइनस, यहाँ पे माइनस तो माइनस, यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 5d इज इक्वल टू 30। ठीक, अब यहाँ पे डी के एक ही खानदान के लोग हैं, तो 4d 5d यहाँ पे 9d होता है, और यहाँ पे ये दोनों ए की नंबर्स हैं, तो नंबर्स को इधर लेकर आइए, -6 इधर आते प्लस 6 होता है, तो 9d इज इक्वल टू कितना होता है 36। तो 9 1 जा 9 4 जा, तो d इज इक्वल टू 4 होता है, d इज इक्वल टू 4। बड़ी खुशी हुई, क्यों, क्योंकि मैं हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब ये जो है मेरा इक्वेशन नंबर 2 है तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे क्या 2d माइनस 3 इज इक्वल टू a,
2 डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे 8 माइनस 3 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कितना होता है 5, ए इज इक्वल टू 5 होता है। तो लो और भी खुशी हो गई, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू भी यहाँ पे निकल के आ गई। जो हमारा फोकस था, जो स्टेप्स में हमने सीखा था, क्या सीखा था, जो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद क्या मालूम करना था, ए और डी को मालूम करना था। अब ए और डी को यूज करते हुए सवाल में देखना है क्या सॉल्व करना है सवाल में, ठीक है। सवाल में देखेंगे यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट टर्म, हाँ ओके होगा, वो तो होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे होगा। एंड यहाँ पे क्या पूछा, राइट द प्रोग्रेशन, राइट द प्रोग्रेशन मीन्स यहाँ पे एपी लिखो बोल रहा है, एपी लिखो बोल रहा है। तो आप तो लिख के दिखाएंगे कैसा लिखता है, देयरफॉर द या फिर एन एपी इज, एन एपी इज, एपी क्या होता है बोलिए। यहाँ पे पहला टर्म कितना है 5 है, तो 5 को ऐड करके वैसा रखेंगे, उसमें से डी को ऐड करेंगे, तो 5 में 4 को ऐड किए 9, फिर 9 में फिर यहाँ पे डी की वैल्यू ऐड करेंगे, डी की वैल्यू ऐड करना है, ये कितना होता है यहाँ पे 13, सो ऑन यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो ये क्या हो गया, एपी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई? किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, अगला सवाल लेंगे, लास्ट सवाल जो है वो लेंगे, फिर हम क्लास को इंशाल्लाह एंड करेंगे। अगर आपकी कोई और भी डाउट है तो पूछ सकते हैं बाद में इस सवाल के बाद। तो मैं बताया था ना, ए और डी को लेके हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास ए है और यहाँ पे डी है, इसको लेकर यहाँ पे एपी पूछा तो एपी बना सकते हैं, कोई टर्म पूछता है तो कोई टर्म वहां पे लिख सकते हैं। ओके, डी की वैल्यू से डी इज इक्वल टू 4 होगा। ए डी इज इक्वल टू 4 क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो यहाँ पे देखिए 2d माइनस 3 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, तो डी निकालो 4 रखो, माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे ए जैसा वैसा रखना है। तो 4 2 8 माइनस 3 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 करने के बाद 5 होता है। तो यहाँ पे ए और डी हो गए। तो सवाल में क्या पूछा, फर्स्ट टर्म पूछा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे होगा। और सवाल में क्या पूछा, एपी लिखो बोल रहा है, एपी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे डी है, तो फर्स्ट टर्म रखो, डी ऐड करते जो हर एक में, इसमें डी ऐड करो 9 होता, 9 में फिर डी ऐड करो 13 होता, 13 में फिर डी ऐड करो, ऐसा नेक्स्ट टर्म आते रहता है। क्लियर होगा उबेदुल्ला, उबेद? ओके चलिए, अब एपी का ये जो आखिरी सवाल है यहाँ पे ले लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लास को एंड कर लेंगे। देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, if the sum of the first n term, if the sum of the first n terms दिया यहाँ पे n terms, इसका मतलब या ना तो यहाँ पे थर्ड टर्म पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड पूछ रहा है, ना ही यहाँ पे 4 पूछ रहा है, ना ही यहाँ पे 6 पूछ रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ n, सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 5n minus n square, then write the AP, then write the AP मालूम करना है, ठीक है। find the 21st term, find the 21st term, also find the sum of 21st terms। यहाँ पे बहुत मजा है, क्या मजा है, ये जो है find the 21st term means A21 है, A21। यहाँ पे क्या है, sum of first आना था यहाँ पे, sum of first 20 terms means यहाँ पे ये S21 है, यहाँ पे A21 है, यहाँ पे S21 है, और यहाँ पे AP मालूम करो बोल रहा, मतलब एक ही सवाल में तीनों पॉसिबिलिटीज जो थे, जो यहाँ पे हम बताए थे, देखिए यहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे, ए और डी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप एपी भी लिख सकते हैं, एनी टर्म लिख सकते हैं, और सम ऑफ एनी टर्म लिख सकते हैं। तो वहां पे सवाल में तीनों पूछा है, एपी भी पूछा है, 21 टर्म पूछा है, और सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म पूछा है, मतलब तीनों पूछा है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है,
बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस सवाल को करने से मैं समझता हूँ आपकी बहुत सारे डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो सवाल को ले लेंगे, मैं थोड़ा आधा हेल्प मैं करूंगा और आप खुद से आधा करेंगे। तो सम ऑफ पोस्ट एन टर्म पूछा है तो एस एन लेंगे। सो एस एन इज इक्वल टू कितना दिया, पाई एन माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे दिया। सम ऑफ पोस्ट एन टर्म पूछा ना, तो एस एन इज इक्वल टू पाई एन माइनस एन स्क्वायर। अब इसको लेके क्या करना है सर, अगर ये बाई चांस यहाँ पे ए और डी में कन्वर्ट करना है क्या, अगर इसको हम फॉर्मूले में लेके पुट करके ए और डी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही लेंदी आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड यूज करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। पुट n इज इक्वल टू n, सो s1 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 5u इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। सो s1 इज इक्वल टू, s1 मीन्स ए है ना, अभी आपके सामने बताया था। s1 का मतलब ए ही होता है, ठीक है, कहाँ पे जी, यहाँ पे s1 का मतलब ए ही होता है। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 सा 5 माइनस 1 स्क्वायर का 1, सो 5 माइनस 1 कितना होगा 4। तो s1 मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, a इज इक्वल टू 4। ए की झटके में हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। जो मेन फोकस था हमारा सवाल में 4 मार्क्स में क्या था, ए था और डी था। अब डी मालूम करना है, तो डी कैसे मालूम करना है, तो यहाँ पे अगेन एस इज इक्वल टू 1 लिखे ना, तो अब क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिखना है s2 इज इक्वल टू, s2 इज इक्वल टू कहाँ पे, यहाँ पे n दिख रहा है ना, तो उसको निकालेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे n को निकालेंगे 2 माइनस n को निकालेंगे 2 का स्क्वायर। सो s2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4। सो s2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है 6 होता है, s2 इज इक्वल टू 6। s2 का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी हम लास्ट एग्जांपल में हम देखे थे ना, s2 को कुछ कन्वर्ट किए थे शायद, कहाँ पे s2 को हम कैसा लिखे थे, a प्लस a2 लिखे थे, सही है, a प्लस a2, क्योंकि s2 का मतलब यही है, मतलब पहले दो टर्म को ऐड करना है, a प्लस a2 इज इक्वल टू 6। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस a2 को a और d में कन्वर्ट करेंगे, a प्लस d इज इक्वल टू 6। अब मेरे पास क्या है, ऊपर देखिए a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे 4 प्लस d वैसा रखना इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे क्या करना है, ऐड करेंगे, d इज इक्वल टू 6, सो d इज इक्वल टू 6 माइनस 8 होता है, 6 माइनस 8। सो d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है -2 होता है, d की वैल्यू यहाँ पे -2 होता है। तो वहां पे क्या पूछा, फर्स्ट एपी लिखो पूछा है, एपी लिखना है। तो a की वैल्यू वहां पे, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट टर्म जो है जैसा वैसा रखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट टर्म में से -2 करेंगे, 2 होगा, फिर 2 में से फिर d -2 करेंगे, 0 होता है, तो ऑन सो ऑन ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है एपी होता है, देयरफॉर दिस इज आवर एपी। तो सवाल में क्या पूछा था, राइट द एपी पूछा ना, राइट द एपी, तो यहाँ पे एपी कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछा है, फाइंड द 21st टर्म, फाइंड द 21st टर्म मींस यहाँ पे क्या ए लेना है ऐसे लेना है, ए लेना है ऐसे लेना है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको क्या लेना, एन, एन मीन्स A21 लेना है। तो A21 को ए और डी में कैसा कन्वर्ट करेंगे, a प्लस 20d लिखेंगे जी, a प्लस 20d। कहाँ से रिपीट करना, जी बोलिए, कहाँ से रिपीट करना, स्टार्टिंग से या यहाँ से या डी के बाद से, A2, ओके, A2 को हम क्या किए, ए और डी में कन्वर्ट किए, यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई, देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, यहाँ पे a की वैल्यू 4 रखे प्लस डी इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 4 यहाँ पे कितना 8 होगा, d रखे इज इक्वल टू 6। सो d इज इक्वल टू
+8 इधर आता है तो ये क्या होता है, -8 होता है। तो अब 6 में से 8 नहीं जाता है तो माइनस रखना है, तो D में से 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 होता है। तो यहाँ पे D हो गया, जबकि मेरे पास A की वैल्यू है और D की वैल्यू है। तो A की वैल्यू और D की वैल्यू आने के बाद हम क्या मालूम कर सकते हैं, AP मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 जैसा है वैसा रखें, इसमें से 2 को माइनस किए, क्योंकि यहाँ पे -2 है ना, तो यहाँ पे 2, 4 में से 2 माइनस किए तो 2 होता है, फिर 2 में से 2 माइनस किए तो 0 होता है। सो ऑन यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो ये हमारा क्या बन गया था, AP जी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? क्लियर हो गया डाउट? ओके, चलिए अब वहां पे क्या पूछा सवाल में, 21st टर्म पूछा है। 21st टर्म सम नहीं पूछा है वहां पे, फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो फाइंड द 21st टर्म पूछा है, तो A21। तो तमाम वैल्यूज मेरे पास है, 4 + 20 और D की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2 है। सो 4 यहाँ पे देखिए, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। 22 ज़ा 40 होता है, 22 ज़ा 40। सो इसको माइनस करेंगे, A21 यहाँ पे आता है तो -36 हो जाता है, -36। A21 इज इक्वल टू -36। ये होगा A21st टर्म। ऑल्सो फाइंड द, यहाँ पे देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो उसके लिए हम क्या, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बोले, SN या अगेन S, कौन सा, ये AN या SN? वेरी गुड। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, SN का फार्मूला मीन्स S21 मालूम करेंगे, S21। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कीजिए, 21/2, 2A मीन्स, आप चाहे तो फार्मूला लिखिए या तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। A मीन्स यहाँ पे 4 प्लस N मीन्स 21 -1, D की वैल्यू -2 है, यहाँ पे रखेंगे और उसको पूरा आप सिंप्लीफाई करेंगे। आप सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताएंगे, यहाँ पे अभी नहीं, व्हाट्सएप में सेंड करेंगे इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। ये एक मेथड है, आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, S21। और एक मेथड बताओ, और एक मेथड, क्या मेथड सर, शॉर्ट मेथड। SN हमारे पास मौजूद है ना, SN, तो 5n - n²। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, S21 लिख देंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे n कितना है, 21 है, तो डायरेक्ट आप 21 - 21 का स्क्वायर ऐसा रख देंगे। अब आपको 21 का स्क्वायर करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आता है ये भी करके बताएंगे। आप चाहे ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारे पास पहले से मौजूद है SN, उसमें हम डायरेक्ट 21 भी रख सकते हैं, n की वैल्यू 21 भी यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे सेम टू सेम आएगी। ये आप मुझे करके व्हाट्सएप में सेंड करना है, करेंगे जी। तो ये थी हमारी आज की डाउट सेशन, जो 4 मार्क्स की जो आपके प्रिपरेटरी क्वेश्चंस में आए थे। तो आज मैंने वहां पे पूरा समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो लास्ट में ये बताऊंगा, ये स्टेप्स जो हैं आपको याद रखना है। ये स्टेप्स, फर्स्ट AN हो रहा है या SN हो रहा है, उसमें कन्वर्ट करना है, फिर AN भी रहने दो या तो SN रहने दो, आपको क्या करना है, A और D में कन्वर्ट करना है। फिर या तो एलिमिनेशन मेथड यूज होता है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। वो यूज करके क्या करेंगे, A और D को हम फाइंड करेंगे। A और D को फाइंड करके यहाँ पे क्या करेंगे, AP यहाँ पे जो पूछा है वो सॉल्व करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टेप्स हैं, ये याद रखेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपकी कोई भी डाउट है तो डाल दीजिए, फिर अगर जब भी मौका मिला तो मैं आपको सॉल्व करके बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, डाउट क्लियर होगा मेन वो चीज। जी सर, मैक्सिमम एक 70 से 80% अभी थोड़ा